हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मैथ में सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जो इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। इसमें हर एक पेपर में इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको देखते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन हमें पढ़ना होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न कि पेपर में कैसे संख्याओं पर आधारित प्रश्न को पूछा जाता है। संख्याएं सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन सी संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ये चैप्टर हम पढ़ने चल रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याओं सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है। इसी को क्रमागत संख्या के नाम से जाना जाता है, क्रमागत संख्या के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले इसको जान लेते हैं, ये प्राकृतिक संख्या, क्रमागत संख्या और क्रमागत संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या है। वह संख्याएं जिसे वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्याएं, गिनती की संख्याएं, गिनती की संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या या क्रमागत संख्या। गिनती की संख्याएं का मतलब, जैसे अगर हम कोई वस्तु गिन रहे हैं तो हम एक से शुरुआत करते हैं। कहाँ से? एक से। तो अगर हमें क्रमागत या प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं अगर हमें गिनना है तो हम गिनती की संख्याएं कहलाती हैं। उनको हम कहाँ से गिनते हैं? गिनते हैं एक से। 1 2 3 4 5। इसकी शुरुआत 0 से नहीं होती है। अगर हम शुरुआत 0 से करेंगे तो एक वस्तु हमारी छूट जाए। इसलिए प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत होती है, क्रमागत संख्या की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है कहाँ से? एक से। तो पेपर में यही पूछ लिया जाता है सबसे पहले कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में, संख्या में हमेशा, प्राकृतिक संख्या में हमेशा एक एक का अंतर होता है। एक एक का अंतर होता है। एक एक का अंतर होता है। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं से हमें इतना क्वेश्चन जानकारी मिलती है जितना कि जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है, क्रमागत संख्या क्या है और प्राकृतिक संख्या क्या है। तो गिनती की संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। जैसे 1 2 3 4, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? एक से होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक है। एक प्राकृतिक संख्याओं में हमेशा कितने कितने का अंतर होता है? एक एक का अंतर होता है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, जैसे दे दिया जाए 4 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, तो पहली संख्या बताओ, दूसरी संख्या बताओ। तो इसमें प्राकृतिक संख्या में एक और देखते हैं क्रमागत संख्या, यक्स, यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3। ये सभी कौन सी संख्याएं हैं? ऐसे ये सभी संख्याएं हमारी हैं क्रमागत संख्याएं। जैसे अगर हम यक्स का मान 1 रखते हैं तो ये 1 है, 1 1 2 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा। ऐसे क्रमागत संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए क्या कहते हैं इसको? क्रमागत भी संख्या, इसको इस तरह को कहा जाता है। x x प्लस 1 और x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक, जितनी संख्याएं हमें ज्ञात हो।
उतना हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं। उस हिसाब से 6 संख्या है तो 6 बढ़ा लेंगे, 7 संख्या है 7 बढ़ा लेंगे, 5 संख्या है तो 5 बढ़ा लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्राकृतिक संख्या, क्रमागत संख्या और प्राकृत संख्या, ये संख्याएं समझ में आया होगा। अब आगे की ओर चलते हैं, हम देखते हैं दूसरी संख्या कौन सी है। दूसरी संख्या इसमें देखते हैं, दूसरी जो संख्या है वो है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। अब इसमें देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब हम समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। जब प्राकृतिक संख्या में, किसमें? प्राकृत संख्या में, जब प्राकृत संख्या में, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को, किसको? शून्य को भी शामिल कर लेंगे तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सभी कौन संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या में कहा जा रहा है यदि आप 0 को भी इसके आगे शामिल कर लोगे तो ये सभी कौन संख्याएं हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। तो पेपर में ये पूछा जाता है कि 0 क्या है? 0 क्या है? तो 0 1 क्या है? 0 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो 0 क्या है दोस्तों? एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण के हिसाब से पूछा जाएगा तो 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या होता है। तो प्राकृतिक पूर्ण संख्या में ज़्यादा नहीं देखना है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्या में हम 0 को भी सम्मिलित कर लेंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी। पूछा जाता है 0 क्या है? 0 एक पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हम अगली संख्या। सबसे पहली संख्या हो गई प्राकृतिक संख्या, उसके बाद दूसरा हम देखें पूर्ण संख्या। अब देखते हैं सम संख्या, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। पहला देखते हैं सम संख्या क्या है, उसके बाद विषम संख्या क्या है। तो सम संख्या में जो है वह संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग जा सके, जिसमें पूरा पूरा भाग 2 से चला जाए, या हम यह कह सकते हैं कि जब वह संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, वह संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा क्या हो? कट जाएं, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 क्या? अनंत। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये सभी संख्याएं क्या हैं दोस्तों? ये हैं सम संख्याएं। अब इसमें सम संख्या में कहाँ क्वेश्चन बनता है, कैसे इसको देख लिया जाए। तो पूछा जाता है कि ये जो सबसे छोटी सम संख्या है क्या है? वो 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, सम संख्याओं में हमेशा 2-2 का अंतर होता है। कितने का अंतर? 2-2 का अंतर होता है। कितने का अंतर? 2-2 का अंतर होगा। और इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि 0 क्या है? 0 क्या है? 0 क्या सम संख्या है? 0 क्या सम संख्या है? ये पूछ लिया जाए पेपर में, 0 क्या सम संख्या है? तो हाँ, 0 एक सम संख्या है, क्योंकि 0 में जब हम 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा ये विभाजित हो जाता है। जैसे 0 में अब सबसे पहले कितनी बार ले जाएंगे? 0 शून्यम शून्य, ये पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। अब इसको अगर हमें चेक करना है क्या ये हमारा भाग सही है, तो आपको पता है कि होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसके हिसाब से हम किसी भी
भाग को चेक कर सकते हैं क्या हमारा भाग सही है कि गलत है। तो ये जो स्थान होता है इसे कहते हैं भाज्य। तो सबसे पहले भाज्य हमारा 0 है बराबर ये वाला होता है भाजक, ये आता है जो भागफल, और ये जो आता है ये क्या होता है शेषफल होता है। अब हम चेक कर लेते हैं। तो भाज्य 0 है, भाजक जो है वो 2 से जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है। जितनी बार जाता है वह क्या कहलाता है भागफल कहलाता है। जो कुछ नीचे बच जाता है शेष के रूप में उसे क्या कहा जाता है, जो बचता है उसे शेष कहते हैं। तो भागफल देखते हैं तो भागफल हमारा आया है 0 और शेषफल कितना है 0। इसका मतलब दोनों पक्ष क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। जब दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा भाग सही है। अब देखते हैं तो ये 0 हो गया, 0 में 2 में किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो वह संख्याएं 0 हो जाती हैं। तो ये 0 हो गया, 0 प्लस 0 कितना 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा जो भाग दिए हैं 0 में 2 से, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा कट गया है। पूरा पूरा कटने का मतलब ये हो गया कि 0 जो है हमारा एक क्या है सम संख्या है। तो दोस्तों सम संख्या में इतना हमें याद रखना है, वह संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाएंगी सम संख्या की शुरुआत 2 से होती है। 2, 4, 6, 8, 10 इसमें हमेशा 2 का अंतर होता है। सबसे छोटी क्या है सम संख्या 2 से शुरुआत होती है, इसलिए सबसे छोटी 2 है। 0 एक सम संख्या है। अब इसे चेक कर लिया गया तो पूछा जाए 0 क्या है सम संख्या है, तो हाँ 0 एक सम संख्या है। अब चलते हैं हम देखते हैं विषम की ओर। क्या चलते हैं विषम की ओर देखते हैं। जब विषम की ओर देखेंगे तो सबसे पहले यही देखना है कि विषम संख्या किसे कहते हैं। क्या कहते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्याएं जो 2 से पूरा ना कटें, 2 से पूरा ना कटें, वह संख्याएं जो 2 से पूरा ना कटें उसे क्या कहा जाता है विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। अब ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं कहाँ तक अनंत तक, ये जो संख्याएं ये 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा। जैसे हम भाग दे रहे हैं 9 में 2 से, तो 2 चौक 8, कितना बच गया 1 शेष, मतलब इसमें कुछ ना कुछ शेष बच ही जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं ये 2 से पूरा नहीं कटती, इसलिए इसको विषम संख्या कहते हैं। अब देखते हैं विषम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है 1 से होती है। विषम संख्याओं में हमेशा कितने का अंतर होता है 2 का। सम संख्याओं में 2 का अंतर और विषम संख्याओं में हमेशा 2 का अंतर होता है। उसके बाद ये तो था सम संख्या और विषम संख्या, समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद जो आता है संख्याओं में वो आता है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। क्या आता है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्या या क्रमागत संख्या और पूर्ण संख्या को एक साथ पढ़ना है। सम संख्या विषम संख्या को एक साथ पढ़ना है। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या को एक साथ पढ़ना है, तो अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसमें स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या से ना कटे, और किसी संख्या से ना कटे, किसी संख्या से ना कटे, वे क्या कहलाती हैं अभाज्य। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य से ना कटे, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। जैसे देखते हैं
एग्जाम्पल में देखा जाए, एग्जाम्पल में देखते हैं कि जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सभी जो संख्याएं हैं वो संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्या। कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। क्योंकि जो 2 है वो स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी। एक ऐसी संख्या होती है जो सबको काट देती है। अब जैसे 3 को भी काट देगी, 5 को, और 5 को कटना होगा तो या तो स्वयं से 5 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो यही लिखा गया अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य से नहीं कटती हैं। इनके 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं हो जाएगा, एक स्वयं और एक इनके 2 गुणनखंड हो गए। अब इसमें जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? पेपर वाला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है उसे कहते हैं 2। कौन सी संख्या होती है? 2। 2 सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या है। 2 जो है सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या है। पूछ लिया जाता है सबसे छोटी प्राइम संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। तो सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन? 2 है, जो कि अगर सम बोला जाए तो ये भी सम भी है। सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कि पेपर में क्या बनता है क्वेश्चन बनता है 1 से 100 तक। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, कि जो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी होती हैं? 25 होती हैं। उसके बाद 1 से लेकर जो 50 तक हैं, 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 50 तक कितनी? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसके बाद 50 से लेकर 100 तक, 50 से लेकर 100 तक, जो 50 से लेकर 100 तक होती हैं वो 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये थी पेपर में डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 25 लगा दो। 1 से लेकर 50 तक कितनी है? 15 लगा दो। 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 10 लगा दो। अब इसमें हम देखते हैं कि 1 से लेकर 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलते हैं, देखते हैं। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर कितनी? 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों? 25 अभाज्य संख्याएं। एक ट्रिक के माध्यम से हम इन सभी अभाज्य संख्याओं को याद कर सकते हैं। वह ट्रिक है 44, 22, 32, 2, 32, 1। 44, 22, 32, 2, 32, 1। इसका मतलब यह हुआ कि पहले वाले कॉलम में 1 से लेकर 10 तक में, पहले वाले कॉलम में 1 से लेकर कहाँ तक? 10 तक में 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 10 तक में कितनी? 4। वह कौन सी हैं? तो सबसे छोटी, मतलब जो शुरुआत होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, वह 2 से होती है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7। तो इस 4 का मतलब है कि पहले वाले जो कॉलम है 1 से लेकर 10 वाले में, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो पहला वाला है उसमें 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? वो होती हैं 4। 2, 3, 5 और 7। अब ऐसे 10 से लेकर जब 20 वाले उसमें रहेगा
खाने में 10 से लेकर 20 वाले खाने में कितना रहेगा, वह रहेगा, वह भी 4 रहेगा। तो ये 1 से 10 को दर्शाता है, ये 10 से 20 को दर्शाता है। तो कौन सा, 11, 13, 17, 19, 11, 13, 17, 19, ये 4 संख्याएं क्या हो गई, 10 से 20 तक। उसके बाद 20 से 30 में देखते हैं, 20 में 30 में देखते हैं, ये जो दर्शाता वो 20 से 30 को दर्शाता है। तो 2 अभाज्य संख्याएं होती, कौन कौन, 23 और 29, 23 और 29, ये 2 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, कहाँ से, 30 से 40 के बीच में। तो ये जो 30 से 40 के बीच, उसमें भी 2 है, तो इसका मतलब कौन सा, 31 और 37 हो जाएगा। उसके बाद फिर 40 से कहाँ तक जाते हैं, 50 तक जाते हैं। तो ये आगे 3 हो जाएगा, कौन, 41, 43 और 47, ये अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद 50 से जाते हैं 60 के बीच में। तो 50 से 60 के बीच में जाएंगे कितने, 2, कौन सा, ये हो जाएगा 53 और 59 हो जाएगा। उसके बाद हम 60 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 70 तक जाएंगे। तो 60 से 70 में भी कितना, 2, कौन सा, 61 और 67, 61 और 67 हो जाएगा। उसके बाद फिर 70 से 80 में जाएंगे। जब 70 से 80 में जाएंगे 3 हो जाएगा, 71, 73 और 79। उसके बाद फिर 80 से 90 में जाएंगे। जब 80 से 90 में जाएंगे तो 2 संख्याएं कौन कौन सी, ये हो जाएगी 83 और 89। उसके बाद 90 से जब 100 के बीच में जाएंगे, 90 और 100 के बीच में जाएंगे, तो इसका मतलब एक ही अभाज्य संख्या, कौन सी, 97। तो दोस्तों इस तरह में इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है 50 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो जब तक इसको पता नहीं रहेगा कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं, निकाल नहीं पाओगे। इसलिए इसको ज़रूरी है याद रखना कि कौन सी 1 से 10 तक में कौन सी। इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको 44, 22, 32, 2, 32 के माध्यम से इसको याद रख पाएंगे। इससे ये पता चलेगा कि इसके बीच में केवल इतनी ही संख्याएं हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे क्या है, आगे देखते हैं। इसमें ये तो था कि अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक 25, 1 से 100 तक 25 होती हैं। उसके बाद 1 से लेकर 50 तक 15, उसके बाद 50 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं, 10 होती हैं। अब जब 2, एक नोट में पॉइंट देखते हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का, 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा कितना, सम आता है। हमेशा कौन संख्या आती है, सम। केवल 2 को छोड़कर, केवल किसको छोड़कर, 2 को, केवल 2 को छोड़कर 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या मिलता है। लेकिन 2 को छोड़कर जब उसमें 2 जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, वो सम संख्याएं नहीं मिलेंगी। जैसे मान लो ये 3 है 5, 5 3 8 हो गया। कोई भी, जैसे 2 है 5, 2 को नहीं लेना, क्योंकि जब 2 को लोग देख लेते हैं, जब 2 को लेते हैं तो ये हो जाएगा 7, सम संख्या नहीं मिलेंगी। उसके बाद जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 7 5 12 हो गया या 7 हो गया। उसके बाद 7 के बाद 11 हो जाएगा, 18 हो गया। तो किसी भी 2 सम संख्या को जब जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना, किसी भी 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ोगे तो वह क्या मिलेगी, सम संख्या। केवल किसको छोड़कर, 2 को छोड़कर। अगर 2 जोड़ोगे सम संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये तो था सम संख्याओं पर आधारित, सम संख्या कैसे प्राप्त होती है, ये था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं जो हैं वह संख्याएं बता दिया गया जो एक और सम के अलावा अन्य से नहीं करती। इसमें अभाज्य संख्या में इतने प्रकार का क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं
कि अभाज्य संख्या हो गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो स्वयं और एक और अलावे से भी कट जाए। मतलब वह संख्याएं जो स्वयं से एक के अलावा भी कट जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब इसमें देखते हैं कि इसमें अभाज्य संख्या में कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 गुणनखंड होना चाहिए। अगर तीन गुणनखंड से कम है तो वह भाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। इसमें 2 गुणनखंड होना चाहिए और इसमें कितना? कम से कम 3। जैसे मान लो एग्जाम्पल देखते हैं, परिभाषा हो गई वह संख्याएं जो स्वयं एक और अलावे से किसी संख्या से कट जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अब जैसे मान लेते हैं 2, 3, 4, 2, 3, 4। अब जब 2 काटेंगे तो केवल 2 से और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 3 को देखते हैं तो 3 और 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। अब 4 को देखते हैं तो 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कम से कम 3 गुणनखंड हो गए। इनके कम से कम 3 गुणनखंड हो गए। जब कम से कम 3 गुणनखंड हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। अब इसमें देखते हैं, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वह है 4। पेपर में यह पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? वह है 4। उसके बाद जो सम है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या वह 9 है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या वह 4 होती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या वह होती है 9 होती है। तो भाज्य में इतना क्वेश्चन बनता है कि भाज्य की परिभाषा क्या है, इसके कितने कम से कम गुणनखंड होना चाहिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, ये इतना हम देखें इसमें। अब आगे चलते हैं। हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या, हो गया पूर्ण संख्या, हो गया सम संख्या, हो गया विषम संख्या, हो गया भाज्य संख्या, हो गया अभाज्य संख्या, हो गया। अब आगे देखते हैं पूर्णांक। क्या देखते हैं? पूर्णांक। जो पूर्णांक होता है वो 3 लोग से मिलकर बनता है। सबसे पहला ऋणात्मक। क्या बनता है? ऋणात्मक, फिर शून्य, फिर धनात्मक। ये 3 से मिलकर क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। इसमें भाज्य अभाज्य में एक क्वेश्चन छूट गया है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि एक उसमें चर्चा नहीं किए थे। तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। अब इसमें देखते हैं, एक लाइन खींचते हैं। ये जो बीच में होता है ये 0 हो गया, बीच में क्या हो गया? 0। इसके बाएं ओर जाएंगे, इसके बाएं ओर जाएंगे, उसके बाद फिर इसके दाईं ओर जाएंगे, इसके दाईं ओर जाएंगे। जब बाईं ओर जाते हैं शून्य के, ये है क्या? शून्य के जब बाईं ओर जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा, उसके बाद जब दाईं ओर जाएंगे तो धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। कौन सा? धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। अब पेपर में ये पूछा जाता है कि 0 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है? तो बता देना चाहते हैं कि 0 देखो, 0 ना तो ऋणात्मक में आ रहा है ना ही
धनात्मक में, तो इसलिए इसको जीरो को कहा जाता है। ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये दोस्तों पूर्णांक समझ में आया होगा कि पूर्णांक जो है ऋणात्मक से मिलकर बनता है, शून्य से मिलकर, धनात्मक से मिलकर बनता है, लेकिन शून्य क्या है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक। अब जब हम इसलिए आपको पूर्णांक पहले पढ़ा दिए क्योंकि अगर हमें परमेय अपरमेय पढ़ना है तो पूर्णांक की जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले पूर्णांक पढ़ा जाता है, उसके बाद परमेय अपरमेय पढ़ा जाता है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं परिमेय और अपरिमेय, परमेय और अपरिमेय, परमेय और अपरिमेय। सबसे पहले देखते हैं परमेय क्या है। परमेय वे संख्याएं हैं जिसको हम x बटे y के रूप में लिख सकते हैं। x बटे y के रूप में लिखा जा सकता वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें अगर देखा जाए परमेय संख्या में, तो इनका जो अंश और हर होना चाहिए वो दोनों पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक। वह चाहे धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, दोनों में से कुछ होना चाहिए। तो जिन्हें हम x बटे y के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, परमेय कहा जाता है। और x और दोनों x और y क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और y का मान 0 नहीं होना चाहिए, y का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये सभी कंडीशन होती हैं किसमें, परमेय संख्याएं में। जैसे परमेय संख्या को हम देख लेते हैं 1/2, उसके बाद फिर 0.25, फिर 0.3333333 अनंत, या इसी को कह सकते हैं 0.3 पर बार कहा जाता है, 0.3 पर बार। तो ये सभी जो संख्याएं हैं वो संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय का मतलब होता है, जैसे मान लो दशमलव में दिया जाए, जो 2, 3 या 4 अंक के बाद जाकर पूरा क्या होती हैं, कट जाती हैं, जिसका शेषफल 0 आ जाता है, वो सभी संख्याएं किस में चली जाएंगी, परमेय में। अब इसमें जो पूछा जाता है, यहाँ तक तो समझ में आ गया परमेय क्या है। x बटे y के रूप में लिख सकते हैं, दोनों पूर्णांक होना चाहिए, y का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं 1/2, 0.25, ये 0.3333 कहाँ तक, अनंत तक। ये सभी संख्याएं क्या हैं, परमेय संख्याएं हैं। अब परमेय संख्याएं समझने के लिए हमें दशमलव भिन्न समझना होगा। परमेय संख्याएं समझने के लिए दशमलव हमें देखना होगा। अब ये जो दशमलव होते हैं ये 3 प्रकार से बनते हैं। जो दशमलव होते हैं कितने प्रकार से, 3 प्रकार से बनते हैं। अब देखते हैं वो 3 प्रकार कौन से। पहला है शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव। जो शांत दशमलव होता है, जो 2-3 अंक जाने के बाद भाग दिया जाता है तो कट जाता है। जैसे 0.25 या 0.75 या 0.275। तो ये जो संख्याएं जो 2-3 अंक पर जाकर कट जाती हैं उन्हें हम शांत दशमलव कहते हैं। मतलब एकदम शांत की तरह, बस 2 अंक बाद जाकर क्या करते हैं, कट जाते हैं। उसके बाद आता है दूसरा जो है अशांत। क्या होता है, अशांत पुनरावृत्ति, अशांत पुनरावृत्ति, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, अशांत पुनरावृत्त दशमलव। अब ये अशांत पुनरावृत्त दशमलव जो है वह, जैसे अशांत का मतलब होता है जो खत्म ना हो, पुनरावृत्ति का मतलब होता है जो बार बार आए, दशमलव का मतलब होता है वो चीज़ क्या किसमें हो, दशमलव में हो। समझते हैं, जैसे 0.33333 क्या, अनंत। ये सभी क्या है हमारे अशांत। क्या है, अशांत अशांत मतलब ऐसे चली जाएंगे, और पुनरावृत्त का मतलब रिपीट करते हुए। जैसे 0.5555555, ये सभी क्या हैं, अशांत पुनरावृत्त है।
जैसे 0.166666, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 की पुनरावृत्ति ना होकर 6 की पुनरावृत्ति हुई है। जिसकी पुनरावृत्ति होती है उस पर बार लगा देते हैं। जैसे मान लो 0.33 लिखना तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर बार। ये सभी क्या है हमारे अशांत पुनरावृत्त दशमलव इसे कहा जाता है। ये दोनों कैटेगरी हैं, जो शांत दशमलव है और अशांत दशमलव है, वो दोनों कैटेगरी जाएंगी किसमें, परिमेय संख्या में। दोनों किसमें जाएंगी, परिमेय संख्या में जाएंगी। उसके बाद ये है अशांत, अगला तीसरा भाग था अशांत अनावृत्त, अशांत अनावृत्त दशमलव, अशांत अनावृत्त दशमलव। अब इसका मतलब क्या हुआ होता है कि वो दशमलव शांत ना हो, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति भी ना हो, इधर उधर करके आए। जैसे अगर कोई संख्या हम भाग देते हैं, जैसे 1 आया, 2 आया, 5 आया, 1 2 1 2 5, फिर 7, फिर 2, फिर 3, फिर 6, फिर 9, ऐसे ऐसे करके इधर उधर करके ये आने लगता है। मतलब वो कभी कटता नहीं है। जो कभी नहीं कटता है वो क्या कहलाता है, अशांत अनावृत्त दशमलव। जो कभी कटता नहीं है उसे क्या कहा जाता है, वो कभी कटता भी नहीं है और क्या कहते हैं, इस तरह इसकी तरह पुनरावृत्ति भी नहीं होती है किसी संख्या की, इसलिए क्या कहा जाता है, ये अशांत अनावृत्त दशमलव इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी जाएगा, ये वाला कैटेगरी ये जाएगा किसमें, अपरिमेय में। ये दोनों कैटेगरी जाएंगे किसमें, ये जाएंगे परिमेय में। तो इसको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। ये जो दशमलव पढ़ाया गया, ये पेपर में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्याएं परिमेय हैं, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याएं अपरिमेय हैं। पेपर में अच्छे पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे ये तो समझ में आ गया, ये वाला कि परिमेय जिसे हम x/y के रूप में लिख सकते हैं, दोनों पूर्णांक हो, और जैसे पढ़ लिए दशमलव में शांत दशमलव, उसके बाद अशांत पुनरावृत्त दशमलव, अशांत अनावृत्त दशमलव, अशांत अनावृत्त दशमलव, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसमें जो 2-3 पॉइंट और है उसको भी देख लेते हैं परिमेय में। पहला है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, पहला क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं परिमेय होते हैं। दूसरा सभी ऋणात्मक पूर्णांक परिमेय होते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं परिमेय, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं परिमेय। पूर्ण वर्ग, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं परिमेय। जैसे √4 दे दिया, √16 दे दिया, √49, तो ये सभी किस में आएंगी, पूर्ण वर्ग में आएंगी। इसका मान हो जाएगा 2, इसका 4, इसका 7। तो ये सभी जो हैं, ये सभी किस कैटेगरी में आएंगे, परिमेय में। जैसे मान लो दे दिया गया 5 परिमेय का परिमेय, तो ये परिमेय, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगाकर इसको भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब होता है वह संख्याएं जो या जिन्हें x/y के रूप में नहीं लिख सकते हैं, x/y के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अपरिमेय कहा जाता है। जैसे √2, √3, √5, इन सब का जो दशमलव मान आता है वो कभी ना तो शांत होता है ना ही कभी कटता है। ये ऐसे चलता हुआ, ना तो पुनरावृत्ति होती है, ऐसे चलता हुआ चला जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है पाई। क्या पूछा जाता है, पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये इम्पॉर्टेंट होता है। अब जैसे पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है, लेकिन जो एक्चुअल इस पाई का मान होता है सही
इस सही जो पाई का मान होता है वो परिमेय होता है। ये जब इसको हम काटते हैं जो आता है 22 में जब 7 से भाग देंगे जो आएगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा परिमेय संख्या। जो 22/7 है वो परिमेय है। जब ये परिमेय है तो इसका जो दशमलव मान आएगा वो भी परिमेय होगा। लेकिन ये जो पाई है ये पाई अपरिमेय संख्या, इसका जो शुद्ध मान होता है वो भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। फिलहाल इसको एक मापन में दे दिया गया है कि इसका जो हल करने में आसान हो जाए, पाई का मान 22/7 क्या कहते हैं, दे दिया गया हल करने के लिए कि इससे थोड़ा क्वेश्चन को आसान किया जा सकता है, इसलिए पाई का मान 22/7। लेकिन ये एक्चुअल मान नहीं है। जो एक्चुअल मान होता है, एक्चुअल मान और पाई दोनों अपरिमेय संख्या हैं, और जो 22/7 है वो इस 22/7 और जो इसको भाग देने पर आएगा यहाँ पे वो दोनों क्या होंगी, वो दोनों होंगी परिमेय संख्याएं। दोस्तों इसमें यहाँ तक समझ में आया होगा परिमेय संख्याएं क्या हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं। परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, उसके बाद वास्तविक संख्या। कौन सी? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो जोड़ होता है, योग, परिमेय और अपरिमेय का क्या होता है, जो योग होता है उसे ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। उसके बाद फिर देखते हैं काल्पनिक संख्या क्या है। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको अंडर रूट के अंदर किस में लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है। वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद एक होता है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, अगला कौन सा होता है, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्या और जो काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग होता है बनती हैं। तो सम्मिश्र संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्याएं का योग। a प्लस इसे क्या कहते हैं, आयोटा। इसे क्या कहते हैं, आयोटा। आयोटा बराबर होता है -1। क्या होता है, -1। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। क्या होता है, ये अंडर रूट के अंदर आयोटा रहेगा तो -√1 रहेगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे आयोटा का तो -1 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक संख्याओं पर आधारित समझ में आया होगा। अब ऐसे हम धीरे धीरे एक टॉपिक का, मैथ का अच्छा टॉपिक लाते रहेंगे, उसके बाद पढ़ते रहेंगे। ये सभी संख्याओं को एक बार दोहरा लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।